नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। नेशनल हेराल्ड केस की बात करते हैं। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज ईडी के सामने पेशी होनी है। राहुल को आज सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर में पहुंचना है और समन के विरोध में कांग्रेस ने दिल्ली समेत देश भर में आज प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। दिल्ली में कांग्रेस ने ईडी दफ्तर तक मार्च का ऐलान किया है, लेकिन इस मार्च के लिए पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। कांग्रेस ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है और वो हर हाल में मार्च निकालेंगे। दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग 25 ईडी दफ्तरों पर भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया हुआ है और अब से कुछ देर पहले कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमा हुए पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए ईडी ने सोनिया और राहुल को समन भेजा था, जिसके तहत राहुल आज पेश होंगे, जबकि सोनिया गांधी को खराब सेहत की वजह से पेशी के लिए 3 हफ्ते का वक्त मिला है। इस सब के बीच दिल्ली में ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही दिल्ली की सभी सीमाओं पर चेकिंग और बैरिकेडिंग की गई है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हैं कांग्रेस दफ्तर से, दिल्ली के बाहर से, और उनके पास चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, मार्च की बात आज कही गई थी, इजाजत तो मिली नहीं है, तो अब कैसे मार्च निकाला जाएगा और वहां पर क्या हो रहा है कांग्रेस दफ्तर के बाहर? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस दफ्तर को रोड जाती है ये मान सिंह चौराहा है और ये जो पूरा बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं, जो 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय जो भी रोड जाता है चारों तरफ से घेराबंदी कर ली गई है। एक बैरिकेडिंग नहीं लगा है, बल्कि यहाँ से अगर मान सिंह चौराहा की बात करेंगे तो 3 बैरिकेडिंग आपको क्रॉस करना होगा। यानी कोई भी आम आदमी की बात करें तो जो खासतौर से जो कांग्रेस का नेता है वो नहीं जा सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बाकायदा लिखा हो कि धारा 144 लगा दी गई है, यानी 5 से अधिक लोग यहाँ जमा नहीं हो सकते हैं और जो भी जमा होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको ये बता दें कि 9:30 बजे जो है जो कांग्रेस के राहुल गांधी जो है ईडी दफ्तर उनको पेशी होनी है और कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस से इजाज़त मांगी थी कि उनके साथ जो है राहुल गांधी के साथ में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो सांसद सदस्य हैं, CWG के सदस्य हैं और 2 मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री साथ जाना चाहते हैं विरोध मार्च में, क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि ये जो आरोप जो उन पर लगाए गए हैं ये गलत आरोप लगाए गए, बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। और लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसकी इजाज़त नहीं दी और जो लोग भी यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं सबको बाकायदा पकड़ के जो है हिरासत में लेके जा रहा है। और यहाँ देख सकते हो पुलिस की जो घेराबंदी है कितनी बड़ी तादाद में पुलिस के जवान हैं तैनात किए गए। चारों तरफ जो है बस लगाया गया। जो लोग यहाँ कार्यकर्ता आ रहे हैं प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी के साथ जाना चाहते हैं उन सबको पकड़ के जो थाने में बाकायदा लेके जाया जा रहा है। पूरे तरफ देख सकते हैं कि 24 अकबर रोड की तरफ जो पूरा घेराबंदी कर ली गई। अब देखने वाली बात यह हो कि 9:30 बजे जो है जब राहुल गांधी यहाँ से पैदल ईडी दफ्तर मार्च करेंगे, जो करीब यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर APJ अब्दुल कलाम रोड पर है, तो क्या कांग्रेस के सांसद को दिल्ली पुलिस जाने देती है? हालांकि उनको इजाजत ये दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है। अच्छा राजीव, राहुल गांधी कहाँ पर हैं? कांग्रेस दफ्तर में ही हैं या वहां पर और कांग्रेस के नेता भी हैं या कार्यकर्ता ही इकट्ठे हो रहे हैं? देखिए, फिलहाल अभी सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। राहुल गांधी भी घर पे हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी मिल पा रही है कि 9 बजे के आसपास जो है कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर ये जो कांग्रेस मुख्यालय में इकट्ठा होंगे और वहीं से साथ इकट्ठे जो है सारे नेता राहुल गांधी के साथ मार्च करेंगे। चूंकि कांग्रेस का ये मानना है कि चूंकि राहुल गांधी जो है सरकार को बाकायदा घेरते रहते हैं, सरकार की जो गलत नीतियां हैं उस पर आवाज उठाते रहते हैं और यही वजह है कि उनको घेरने के लिए जानबूझकर जो है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग लगाया गया है और यहाँ अगर कोई भी कार्यकर्ता अगर जाना चाहता है तो इसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और ऐसे बैरिकेडिंग केवल एक जगह नहीं, बल्कि अगर बात करेंगे तो यहाँ 100 मीटर की दूरी पर 24 अकबर रोड है, 3 बैरिकेडिंग इस तरह से लगाया गया है। यानी कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर अंदर जाना चाहे तो उसे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो यहाँ धारा 144 लगाई गई है, उनको पकड़ के हिरासत में लेके यहाँ पर थाने लेके जाते हैं। और यहाँ पूरी इस पुलिस का बंदोबस्त जो है केवल एक तरफ नहीं है बल्कि चारों तरफ है। दिल्ली से जितने रास्ते जो हैं, चाहे अकबर रोड हो, चाहे मोतीलाल नेहरू मार्ग हो, जितने लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे हैं सब चारों तरफ की घेराबंदी कर ली गई है। अच्छा राजीव, पुलिस से आपने बात की है, इसका ये कहना है कि सत्याग्रह वो कर रहे हैं जो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर। और ऐसी जो है जो कांग्रेस का प्रदर्शन जो है केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है बल्कि 25 जगहों पर हो रहा है देश भर में, जहां जहां ईडी के दफ्तर हैं, जो प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर है। क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि जानबूझकर जो सरकार की जो नीतियां हैं उसका विरोध कर रहे हैं
और अगर देखें तो हर तरफ चारों तरफ जो है कांग्रेस कार्यकर्ता, उसके बाद उनका ये कहना है कि अपनी सियासी ताकत दिखाएंगे और यहाँ पर एक एक कर दे। लेकिन क्या जो इतनी जो पुलिस बंदोबस्त किया गया है, इसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर क्या असर है? कैसे आप लोग देख रहे हैं? पुलिस का चारों तरफ बंदोबस्त है, क्या आप लोग मार्च कर पाएंगे? देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार घबरा गई है, परेशान हो गई है, हम तो यही मानते हैं यही सत्य की जीत है। जो सत्य में जेते कहा गया है, सत्य से झूठ जो है हमेशा परेशान भी होता है और घबराता भी है। और जो पूरा जो चारों तरफ जो बंद किया है पुलिस से, तो इसका मतलब ये हम तो सत्याग्रह कर रहे थे। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जानबूझकर आप लोग घबरा गए हैं और उनको केवल राहुल गांधी को बुलाया गया था। इतने सारे लोग दबाव बनाने के लिए क्यों जाना चाह रहे हैं? किसी को बुलाया नहीं है। जो वर्कर की जिसकी इच्छा है, जो आना चाहता है, जिसकी आस्था है, वो आएगा। और कोई हमने आह्वान भी नहीं किया किसी को आने के लिए, तब इनका यह हाल हो गया है। देश का प्राइम मिनिस्टर से लेकर गृह मंत्री घबरा गए हैं कि कहीं क्या ना हो जाए। क्या आप लोग मार्च करेंगे मनोज जी? आप लोग मार्च? बिल्कुल मार्च कर सत्याग्रह हम राहुल जी के साथ जाएंगे, मार्च करेंगे, क्या हो गया। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका हौसले जो थमे नहीं है। उनका ये कहना है कि करीब 9:30 बजे जो है कांग्रेस मुख्यालय से राहुल गांधी के साथ में जो तमाम नेता हैं कांग्रेस के, वो सब जाएंगे, सत्याग्रह करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका ये कहना है कि ये उनका अधिकार है। जी शुक्रिया राजीव आपका सब जानकारी के लिए। तो राजीव बता रहे थे किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं और आपसे थोड़ी देर बाद राहुल गांधी जो है वो जाएंगे ईडी दफ्तर और उनके साथ शायद कांग्रेस के कुछ और नेता भी जाएं, लेकिन कार्यकर्ता जो यहाँ पर दफ्तर में पहुंच रहे थे वो आप देखिए किस तरीके से पुलिस का बंदोबस्त वहां पर किया गया है उनको रोकने के लिए, क्योंकि रैली की इजाजत यहाँ पर नहीं दी गई है। सोनिया जी और राहुल जी को जिस प्रकार से समन किया गया है, ये स्पष्ट रूप से एक कोशिश है केंद्र सरकार की कि प्रमुख विपक्षी दल जो देश के अनेकों प्रांतों में भाजपा को चुनौती दे रहा है, उन नेताओं की आवाज को दबाने का काम करने जा रहे हैं। कल दिल्ली में राहुल जी के साथ सभी सांसद, हमारे कार्य समिति के सदस्य, प्रमुख नेता उनके साथ जाएंगे। राहुल जी का कल जो समन आया है वो शुद्ध रूप से राजनीतिक है। जब भाजपा सरकार के खिलाफ कोई भी विपक्षी दल और खास तौर से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपनी आवाज को रखता है, जवाबदेही तय करता है, तब इस प्रकार का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स और हर तरह की एजेंसी का दुरुपयोग कर आवाज को दबाने का काम किया जाता है। आज लगभग देश का हर व्यक्ति मान चुका है कि सीबीआई और ईडी वो ही करेंगे जो केंद्र की भाजपा की सरकार को लाभ देने का काम होता है। केंद्र सरकार विपक्षियों को ईडी, आईटी, सीबीआई इन सबका दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कौन सी बात हो गई और इसमें ईडी का क्या काम। लेकिन जबरदस्ती राहुल जी को, सोनिया जी को परेशान करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है, जिसका विरोध हम सब करते हैं। उत्तर प्रदेश में नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में हुई हिंसा के बाद कल फिर से बुलडोजर की कार्रवाई हुई। सहारनपुर के बाद कल प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन के मुताबिक यह कार्रवाई अवैध निर्माण के आरोप में की गई और पुलिस ने अब दावा किया कि आरोपी जावेद मोहम्मद के घर से कई अवैध हथियार, कारतूस, आपत्तिजनक पोस्टर, झंडे और साहित्य मिले। सभी की पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने जावेद मोहम्मद पर हिंसा भड़काने और उसका नेतृत्व करने का आरोप लगाया है। इस कार्रवाई के दौरान उसके घर की सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं, उसको कब्जे में ले लिया गया है। तो जो भी असलहे मिले हैं उसमें एक 12 बोर का अवैध तमंचा है। इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा है और कई कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ कागजात बरामद हुए हैं जिसपे माननीय न्यायालय पर तल्ख टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी इस मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के द्वारा किया गया है। लिटरेचर मिले हैं, कई किताबें मिली हैं, उसका एक एक पन्ना भी पड़ताल किया जाएगा। कि मैंने पहले भी कहा था, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, न तो हम किसी के बारे में टिप्पणी करना चाहेंगे। जो लिटरेचर मिला है, लोग कह रहे हैं कि उसका संबंध पीएफआई से हो सकता है, इस तरह की चर्चा।
देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूं कि किसी पार्टी का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे इसमें, लेकिन जो भी नाम निकलेगा क्राइम और क्रिमिनल नेटवर्क से उसका नाता होगा, साजिश रचने में, फैलाने में, छोटे छोटे बच्चों को आगे करने में, ये सब में जिसका भी हाथ आएगा वो किसी भी दल, बल या संगठन से हो, कतई बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में चल रहे इस घटनाक्रम पर आलोक पांडे और अजय सिंह की रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरे दिन बुलडोजरों से कार्रवाई। शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद अब बारी प्रयागराज की थी। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी के 2 पूर्व प्रवक्ताओं के आपत्तिजनक बयानों की प्रतिक्रिया में प्रयागराज के कई इलाकों में ये हिंसा हुई थी। कार्रवाई में प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजरों ने हिंसा के आरोपी और प्रयागराज के नेता मोहम्मद जावेद के घर का गेट और बाहरी दीवार ढा दी। पुलिस का दावा है कि शुक्रवार को शहर में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद ही था। यह वीडियो दिखा रहा है कि पुलिस और विकास प्राधिकरण की टीमें घर के अंदर हैं और घर का सामान चारों ओर बिखरा पड़ा है। प्रयागराज में यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस ट्वीट के कुछ ही घंटे बाद हुई जिसमें बुलडोजरों की कार्रवाई को जारी रखने की बात कही गई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रयागराज में निर्माण गिराने की यह कार्रवाई कानून के हिसाब से ठीक है? बुलडोजर की कार्रवाई प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कानून को फॉलो करते हुए की जा रही है। वहाँ व्यापक पुलिस प्रबंध इसलिए कराए गए हैं कि पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद से वहाँ काफ़ी लोग उपद्रव पे उतारू हो गए थे, भीड़ हिंसक भी हो गई थी। इससे पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बीती रात आरोपी नेता के घर एक नोटिस चिपकाया था जिसमें दावा किया गया कि मोहम्मद जावेद अवैध अतिक्रमण को लेकर इस साल मई में दिए गए नोटिस का जवाब देने में नाकाम रहे हैं। मई के नोटिस में मोहम्मद जावेद को 9 जून तक खुद अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा गया था। ऐसा न करने पर फाइनल नोटिस में उन्हें 12 जून सुबह 11 बजे तक घर खाली करने का आदेश दिया गया। इससे पहले शनिवार को यूपी के ही सहारनपुर में निगम की टीमों ने पुलिस की निगरानी में ऐसी ही हिंसा के 2 आरोपियों के घर गिरा दिए। कानपुर में भी मकान ढहाने की ऐसी ही कार्रवाई हुई जहां 3 जून को इसी मुद्दे पर हिंसा और पत्थरबाजी हुई थी। प्रयागराज से नितिन गुप्ता और आलोक पांडे के साथ अजय सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। प्रयागराज में मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ कई वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में लिखा गया है कि इस घर का मालिक जावेद मोहम्मद नहीं बल्कि उनकी पत्नी है और ये कार्रवाई पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसके साथ ही पहले न जावेद मोहम्मद और न ही उनकी पत्नी को अवैध निर्माण का नोटिस दिया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से अगर कोई भी जायदाद किसी औरत के नाम एक्सक्लूसिव ओनरशिप में जाती है तो उसमें उसके पति का कोई हिस्सा नहीं होता उसके जीवन काल तक। और जितने भी नगर निगम की हमारे पास रसीदें हैं उसमें उस प्रॉपर्टी की मालिक परवीन फातिमा है। नोटिस जावेद मोहम्मद को दिया गया और मकान परवीन फातिमा का गिराया गया। ये एक ऐसी गैर कानूनी कार्रवाई हुई है जिसको हम अदालत में इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और न सिर्फ उस घर को दोबारा बनवाएंगे एडीए से बल्कि इन अधिकारियों को हम लोग जेल भी भिजवाएंगे। प्रयागराज में जावेद मोहम्मद का घर गिरा जाने की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी प्रदर्शन हुआ। जेएनयू में आयशा ने विरोध प्रदर्शन कर इस कार्रवाई को गलत करार दिया। उधर जावेद मोहम्मद की बेटी ने भी एनडीटीवी के खास कार्यक्रम हम लोग में कहा
कि हमारा घर अचानक अवैध कैसे हो सकता है। ये घर 20 साल से पुराना है और हम पानी का बिल और बाकी टैक्स सब कुछ भरते थे, लेकिन कभी कोई नोटिस नहीं आया। मुझे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अचानक से हमारा घर अवैध कैसे हो गया। जब हमारे घर में हर बार हम लोग वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, हर चीज पे कर रहे थे, तो वो अचानक से बिना किसी नोटिस के एक दिन के अंदर ही अंदर अवैध हो गया। नोटिस छपी और एक दिन के अंदर ही अंदर वो टूट गया, उसको पूरा तोड़ दिया गया। ये सब 12 घंटे के अंदर हुआ है। इससे पहले ना ही हमारे घर में कभी कोई नोटिस आई, ना ही हम लोग को कभी कुछ बताया गया कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये घर हमारी अम्मी के नाम पे था, मेरी मदर के नाम पे, जो मेरे नाना ने उनको गिफ्ट के तौर पे दिया गया था। इसमें ना ही हमारे अब्बा का कोई हाथ था। ये गिफ्ट हमारी अम्मा, मतलब जमीन हमारे अम्मा की थी और उसको अवैध बताकर इन्होंने तोड़ दिया। तो उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को हिंसा के मामले पर कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने 315 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई कानून के तहत की जा रही है। प्रदेश में हालात अब काबू में हैं और स्थिति शांतिपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और हेट स्पीच पर भी हमारी नजर है। ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे जो आपत्तिजनक पोस्ट या हेट स्पीच दी जा रही है, उस पे लगातार हम नज़र रखे हैं और इस पे भी व्यापक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा रही है तथा उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि भीड़ पथराव कर रही है और पुलिस बचने की कोशिश यहां पर कर रही है। नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी और 20 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिंसा की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। रांची हिंसा को लेकर 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 26 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है और 10,000 से ज्यादा अज्ञात आरोपी हैं। रांची हिंसा में घायल हुए सिपाही बता रहे हैं कि प्रदर्शन के दौरान कैसे हिंसा शुरू हुई। रांची में जो शुक्रवार को हिंसा हुई थी उसमें कई पुलिस वाले घायल थे। उसमें कई पुलिस वालों को बुलेट इंजरी भी हुई। उसमें एक अखिलेश कुमार भी हैं जिनके पैर में गोली लगी थी। अखिलेश जी, क्या हुआ था? रांची मेन रोड में थे, क्या हुआ था? घटना क्यों बताइए। तो हुआ था शुक्रवार को हुआ था, नमाज पढ़ के निकला सब और बाद जुलूस निकाला। जुलूस के दरमियान हमने रुके कि फिर आपस रोकथाम किया, साहब सब थे। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गया। उसके बाद हमने क्या जब बैरियर लगाया पार न हो रहा था तो फिर ठेल के हमने की रोडबाजी चालू कर दिया। रोडबाजी चालू कर दिया। साहब बोले कि हवाई फायरिंग कीजिए, तो हवाई फायरिंग किया हमने। वही बीच में से फिर भगदौड़ हुआ, उधर से भागे हुआ तो लग गया, हम ठेला लग गया। तो पड़ा। ये इंजरी कैसे हुआ? यही तो उसके बाद फिर हुआ सब भागा हुआ। अच्छा, अभी आपका बुलेट तो निकाल दिया? हाँ, बुलेट निकल गया। अभी बुलेट आया कहाँ से? यही तो पता नहीं लगा सर। लगता है कि पिस्टल ले होगा। तो भीड़ से ही गोली चल रहा था? हाँ, साइड छिपा साइड था, वो साइड में होगा। अभी आपका क्या स्थिति है? तो ठीक है, अभी है। तो पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद हुई हिंसा के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी संगठन भी सामने आ गए हैं। जमात उलेमाए हिंद नाम के एक संगठन ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संगठन से जुड़े मौलाना शुएब कासमी ने कहा कि मोहम्मद साहब पर दिए बयान की प्रतिक्रिया में हुई हिंसा के पीछे एक गहरी साजिश है जिसमें कई मुस्लिम नेता शामिल हैं। हालांकि आपत्तिजनक बयान देने वाले बीजेपी के पूर्व प्रवक्ताओं पर वो खुलकर कुछ नहीं बोले। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी के 2 पूर्व प्रवक्ताओं के आपत्तिजनक बयानों के बाद
बीते शुक्रवार को हुई हिंसा पर रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी संगठन जमात उलमाए हिंद ने मोर्चा खोल दिया। संगठन के मौलाना शोएब कासमी ने हिंसा के लिए जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना मदनी और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को जिम्मेदार बताया। कहा ये वो लोग हैं जो हिंसा करवाते हैं जिसमें निर्दोष मुसलमान फंसते हैं। संगठन के मुताबिक 10 जून को हुई हिंसा और प्रदर्शन भारत की छवि खराब करने की ऐसी ही साजिश का नतीजा है। एक बार फिर मैं कहूंगा कि देश की मलाई तो मदनी और ओवैसी और पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलवी खाएं और लाठी और डंडे देश का आम नौजवान और मुसलमान खाए। अब देश में ये नहीं होने वाला है। मौलाना शोएब कासमी ने यह भी कहा कि बुलडोजर उन लोगों के ठिकानों पर ही चल रहा है जिन्होंने गलत काम किए। ये भी दावा किया कि जमात उलमाए हिंद के साथ करीब 1000 मौलाना हैं और वो हिंसा करवाने वाले मुस्लिम नेताओं के खिलाफ जल्द ही फतवा निकालने वाले हैं। बुलडोजर चलना चाहिए और इंसाफ के साथ चलना चाहिए। इंसाफ के साथ चल रहा है, इसलिए मुसलमान बहुत खुश हैं। हमने 1000 से ज्यादा उलमा इकराम के दस्तखत भी करवाए हैं और पूरे मुल्क से इमामों के उलमा के दस्तखत दिल्ली आने वाले हैं और उनको भी जारी किया जाएगा। हर किस्म की हिंसा का हम विरोध करेंगे। हालांकि पैगंबर पर आपत्तिजनक बयान देने वाले बीजेपी के पूर्व प्रवक्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर मौलाना कासमी खुलकर नहीं बोले। ऐसे में मुस्लिम समाज में उनके संगठन की प्रासंगिकता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मोहम्मद साहब पर टिप्पणी को लेकर और उसके बाद हुई हिंसा को लेकर तमाम मुस्लिम संगठन और नेता तरह तरह की बातें कर रहे हैं और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। वहीं जमात उलमाए हिंद ने भी अपनी बातें रखी। हालांकि ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग बिल्कुल वैसी ही बातें कर रहे हैं जैसा आमतौर पर बीजेपी के नेता करते हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। अब एक खबर भोपाल से आपको दिखाते हैं। भोपाल में यौन हमले का विरोध कर रही एक महिला इतनी घायल हो गई कि उसके चेहरे पर 118 टांके आए हैं। आरोप यहां पर यह है कि 3 लोगों ने यौन हमले का विरोध करने पर पेपर कटर से उसे घायल कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये महिला अपने पति के साथ शुक्रवार को टीटी नगर के रोशनपुरा के श्री पैलेस होटल गई थी, जहां पार्किंग को लेकर उसकी 3 आदमियों से कहासुनी हो गई। आरोप है कि इन आदमियों ने महिला पर भद्दे कमेंट किए और इस पर महिला ने एक आदमी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद आरोपियों ने उस पर पेपर कटर से हमला कर दिया। घायल महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी सर्जरी की गई। पुलिस के मुताबिक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीसरे की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने रविवार को अस्पताल पहुंचकर महिला और उसके पति से मुलाकात की और आरोपियों पर कार्रवाई और महिला के इलाज का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने पीड़ित को 1 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। उधर मुंबई के बांद्रावली सी लिंक में रविवार को एक पक्षी को बचाने के लिए सड़क पर उतरे 2 लोगों की एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर इनको मार दी और इस हादसे में 43 साल के आदमी की जान चली गई। सीसीटीवी तस्वीर में यह साफ दिख रहा है कि सड़क पर पड़े एक घायल पक्षी को बचाने के लिए अमर मनीष जरीवाला नाम का एक व्यक्ति अपने ड्राइवर के साथ नीचे उतरा। तभी तेज रफ्तार से आ रही कार ने दोनों को इतनी तेज टक्कर मारी कि वो हवा में उछल गए। मनीष जरीवाला बगल की रेलिंग पर गिरे। जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सका वो दम तोड़ चुके थे। उनका ड्राइवर भी घायल हो गया, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। यहां रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। बारिश का पानी का शुद्ध और कुदरती रूप। बेंगलुरु में AR शिव कुमार और उनका परिवार बस यही पानी इस्तेमाल करते हैं। छत पर गिरने वाली हर एक बूंद जमा की जाती है और फिर पानी बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल होता है। और यही वजह है कि इस परिवार ने पानी की अपनी सारी घरेलू जरूरतें बारिश के पानी से ही पूरी की हैं। ये है लॉटोलैंड के आज का सितारा और लॉटोलैंड उनकी पहल के लिए 1 लाख रुपए के साथ मदद करेगा। अट्ठाईस साल से AR शिव कुमार और उनका परिवार बेंगलुरु के इस घर में रह रहा है और इस दौरान बरसात के पानी से ही उनकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं।
nearly 900 millimeters plus, around 40 inches of rainfall every year, and it translates into one plot of 40 feet by 60 feet in Bangalore into 2,23,000 liters of water in a year. And I then calculated what is the water which we require for how much water we require for the whole year. We need only around 1.5 lakh liters. Suppose if we harvest this water, we have water for throughout the year from that day till now. This is the 28th year we are running, and we don't have city water supply at all, municipal or the corporation water supply. I have not paid a bill in my life for water, and we don't have a connection. So where is the question of paying the bill? सब कुछ छत से शुरू होता है. There is a gentle slope and water flows, and there is a pipe which carries that water into a filter. The filter is required because we have a lot of dust, bird droppings and all that. We have around 1,800 square feet of roof, both the first floor and the ground floor roof, and we collect every drop of water which falls on this. Whatever we require, around 1.5 lakh liters we use storing in various tanks. The excess water we recharge into the ground for a social good. किचन और वॉशिंग मशीन का पानी दोबारा इस्तेमाल होता है. From the kitchen sink, the pipe comes out here. Whatever we wash, the vegetables, fruits, and the dishwashing, all that water comes here and goes through this can. This is a garden can, and we use this can to water the plants. The excess water from this comes out here, goes into this tank. This tank receives water from two sources. One is the kitchen water, used water. Other one is from the washing machine water. Both are treated on the rooftop and then goes for toilet flushing. लेकिन ऐसा करना हमेशा आसान नहीं रहा. The difficulty came when he started recycling the water. See, water once kept for 2-3 days, this washed water, so it starts smelling. So he started experimenting. So we had very hardships for many years to take that smell, but we survived in the end. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में काम करने वाले शिव कुमार का हमेशा पर्यावरण के प्रति झुकाव रहा. What I have done here, that we demonstrated in many such kind of theme parks or the resource centers. We have shown how cost effective, how simple it is. अब इस परिवार में एक नया सदस्य भी जुड़ गया है, जो बेशक खुद भी बड़ा होकर पानी जैसे अनमोल संसाधन को सहेजने की पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाएगा. बरसात के पानी को बचाना AR शिव कुमार और उनके परिवार का जुनून है. बेंगलुरु की बारिश पानी की उनकी सारी जरूरतों को पूरा करती है. खाने पीने से लेकर नहाने धोने और अपने बगीचे को सींचने तक उन्होंने दिखा दिया है कि जरा सी सूझबूझ और योजना से क्या नहीं किया जा सकता. बेंगलुरु में माया शर्मा के साथ अनुसया माथुर, NDTV इंडिया के लिए. तो आपको सीधे कांग्रेस मुख्यालय लिए चलते हैं. सरकार सत्य की आवाज के खिलाफ डर गई है. मोदी सरकार और उसके पिट्ठू इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ED ने सत्य को ललकारा है. सत्य को आवरण की जरूरत नहीं, न उसे दबाया जा सकता, न झुकाया जा सकता. केंद्रीय दिल्ली में कायर मोदी सरकार ने पुलिस के हजारों नाके लगाकर, हजारों पुलिस के जवान लगाकर केंद्रीय दिल्ली को छावनी में तब्दील करके अघोषित आपातकाल लगाकर ये बात साबित कर दी है कि कांग्रेस के सत्याग्रह को श्री राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस सत्याग्रह से मोदी सरकार की चूलें हिल गई हैं. श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में शांति प्रिय व गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह की मार्च तो निकलेगी ही. न इसे अंग्रेज दबा पाए, न हमें अंग्रेज दबा पाए, और न अंग्रेजों के उस समय के मुखबिर और आज की सत्ता के हुक्मरान दबा पाएंगे. हम दृढ़ता से शांति प्रिय और गांधीवादी तरीके से बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ED तक श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में पैदल मार्च करके जाएंगे. उनकी झूठ की अदालत में सत्य की
बिसात पर आधारित हर सवाल का जवाब देंगे। यही हमारा संकल्प है और यही गांधी का रास्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को झुकाने के लिए, हमारे नेतृत्व को झुकाने के लिए 8 साल से मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन श्री राहुल गांधी और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता देश के साधारण व्यक्ति, देश के वंचित, देश के शोषित, देश के गरीब, देश के दलित, उनकी आवाज उठाने के अपने कर्तव्य पर अडिग है और अडिग रहेंगे। हम लोकतंत्र के सिपाही हैं और संविधान के रखवाले हैं। मैं फिर दोहराता हूं, हम लोकतंत्र के सिपाही हैं और संविधान के रखवाले हैं। हम ना डरेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे, केवल चलते जाएंगे जब तक जीत हासिल ना हो जाए और हर भाजपाई हथकंडे को विफल कर दम लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 136 साल से इस देश के हर व्यक्ति की आवाज है। हम उस गांधी के वंशज हैं जिन्होंने निहत्थे रहकर देश की जनता की ताकत के बल पर तानाशाही ताकत को, अंग्रेज की ताकत को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने को विवश कर दिया था। हम उस पंडित नेहरू की वैचारिक सोच हैं जिन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में 10 साल कारावास में बिताए और राष्ट्र निर्माण का संकल्प पूरा करके दिखाया। हम उस सरदार पटेल के उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने आजाद भारत को पंडित नेहरू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक सूत्र में पिरोया। हम उस मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सोच हैं जिन्होंने जिन्ना के विभाजनकारी एजेंडे को सिरे से खारिज कर दिया। हम उन माफी वीरों के अनुयायी नहीं जो आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, जो कारागार की दीवारों पर अंग्रेजों से माफीनामा लिखकर आए थे। मोदी सरकार ने भूल कर ली है। नेशनल हेराल्ड अखबार, जिसके सहारे मोदी जी आप कांग्रेस के नेतृत्व को झुकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, यह उसी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की साल 1937 में स्थापित पहचान है और आवाज भी। जब आज के हुक्मरान, जब दिल्ली के सिंहासन पर आज बैठे हुक्मरान अंग्रेज की मुखबरी कर रहे थे, तब कांग्रेस के लोग इस देश की मिट्टी को अपने खून और पसीने से सींच रहे थे। उन स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज है नेशनल हेराल्ड, इसे दबाया नहीं जा सकता। मोदी जी जब नेशनल हेराल्ड अखबार और 1937 में बनी नेशनल हेराल्ड अखबार की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर कर्ज का गंभीर संकट आया और समाचार पत्र को चलाने वाले, कठोर परिश्रम करने वाले आप जैसे पत्रकारों की तनख्वाह नहीं दी जा सकी, उनका वेतन नहीं मिल रहा था, तो साल 2002 से 2011 के बीच 10 साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए की राशि 10 साल में उस नेशनल हेराल्ड अखबार को दी। क्या पत्रकारों की तनख्वाह देना अपराध हो सकता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल किसी भी समाचार पत्र या कंपनी के शेयर नहीं ले सकता। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, हमने यंग इंडियन के नाम से एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को नेशनल हेराल्ड व एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के उस 90 करोड़ की एवज में शेयर दे दिए ताकि कंपनी का कर्ज खत्म हो सके, अखबार का कर्ज खत्म हो सके। इस 90 करोड़ में से आज ये जानना जरूरी है, इस 90 करोड़ में से 67 करोड़ रुपया नेशनल हेराल्ड अखबार के पत्रकारों और कर्मियों को तनख्वाह और वीआरएस के लिए दिए गए हैं। क्या कर्मचारियों की तनख्वाह देना, क्या पत्रकारों की तनख्वाह देना अब इस देश में अपराध हो गया है? और 90 करोड़ में से 67 करोड़ छोड़ दें तो बाकी का पैसा भारत सरकार को दिया गया है, जो लीज मनी था उसके तौर पर, बिजली के बिल के तौर पर दिया गया है, बिल्डिंग के एक्सपेंसेस के तौर पर दिया गया है।
क्या भारत सरकार का दे देना अब इस देश में अपराध हो गया है? हमने मोदी सरकार की तरह देश की संपत्ति जो 70 साल में बनाई थी अपने मित्रों को औने पौने दाम पर नहीं बेच डाली। नेशनल हेराल्ड की मालिक 1937 में भी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड थी और आज 13 जून 2022 को भी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड है। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति का 1 इंच ने किसी को बेचा गया ना दिया गया। क्या ये अपराध है? अगर ये अपराध है तो ये करना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी, आप और आपका इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अच्छी तरह से जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड और यंग इंडियन की एक खोटी चवन्नी भी न कांग्रेस पार्टी ने, न हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने, न हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने कांग्रेस के किसी नेता या कार्यकर्ता ने आज तक नहीं ली और न ही नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी से आप तनख्वाह, डिविडेंड या किसी प्रकार की राशि ले सकते। यहां तक कि आप तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का शेयर भी नहीं बेच सकते, चाहे तो भी। वो केवल और केवल दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को ही दिया जा सकता है। इसलिए नेशनल हेराल्ड, यंग इंडिया, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, आजादी के संग्राम का ये अखबार, ये कांग्रेस नहीं, ये देश की धरोहर है, ये इस देश की विरासत है, यह विश्वास का एक मसौदा है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश इस धरोहर को हर हालत में सुरक्षित रखेगी, यह हमारा संकल्प है। अपनी सफलताओं, अपनी असफलताओं पर झल्लाई हुई हुकूमत को आज हम बता देंगे कि हम राष्ट्रीय विरासत को बचाए रखने के लिए कल भी दृढ़ संकल्पित थे और आज भी दृढ़ संकल्पित हैं। हम अडिग हैं, आज भी अडिग हैं और कल भी रहेंगे। हम आज भी निडर हैं, कल भी रहेंगे। आपके ये झूठे मुकदमे और जो बंदर घुड़कियां हैं, इनसे कोई डरने वाला नहीं। मोदी जी, आप चाहे जितना तिल मिला लें, आप चाहे जितने मुकदमे चला लें, हम कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता जनता की आवाज को उठाते रहेंगे जिसका दर्द आपको है। हम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे जो तकलीफ आपको है। हम देश की 70 साल की संपत्ति को बेचने की लूट के खिलाफ बुलंद आवाज बने रहेंगे जिसकी आपको तकलीफ है। हम व्यापक भ्रष्टाचार जो आपने फैला रखा है और जब देश के प्रधानमंत्री ही एक कंपनियों के एजेंट के तौर पर कभी फ्रांस और कभी श्रीलंका में वो अपनी बात रखेंगे कंपनियों के एजेंट के तौर पर, इसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे जिस पर हम अडिग हैं। हम आपको बार बार एक्सपोज करेंगे। हम मध्यम वर्ग व गरीब की आवाज बने रहेंगे। यही कांग्रेस है और यही हमारा धर्म है और हम ये निभाएंगे। एनी क्वेश्चंस यू वेलकम टू आस्क। We'll come. I'll go to everybody. दिल्ली पुलिस ने कल रात से ही धरपकड़ शुरू कर रखी है। केंद्रीय दिल्ली को तो पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है, आप चश्मदीद गवाह हैं। हजारों सैकड़ों बैरिकेड लगा दिए गए हैं। हमारे कई हजार कार्यकर्ताओं को कल रात से हिरासत में ले लिया गया है। कई नेताओं को अपने घर में नजरबंद कर दिया गया है। पूरी दिल्ली में जैसे एक अघोषित आपातकाल लगा दिया गया हो। मोदी जी की कायर सरकार पर जान ले, हम सबको गिरफ्तार कर लें, पर वो क्या सत्याग्रह को रोक पाएंगे? क्या सत्य की आवाज को दबा पाएंगे? क्या वो सत्य के लिए आग्रह की मार्च को किसी प्रकार से बंदी बना पाएंगे? सत्य की को कोई बेड़ियों में जकड़ नहीं पाया प्रधानमंत्री जी, ना आप जकड़ पाएंगे। हम अंग्रेजों से भी लड़े, अब अंग्रेजों के मुखबिर जो आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, हम आपसे भी लड़ेंगे। हम न झुकेंगे, न डरेंगे, न दबेंगे,
केवल लड़ेंगे और केवल उस लड़ाई के लिए लड़ेंगे जो सत्य की लड़ाई है, देश के संविधान की लड़ाई है, देश के प्रजातंत्र की लड़ाई है, देश के मध्यम वर्ग और गरीब की लड़ाई है, देश के शोषित और वंचित की लड़ाई है। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये देश नहीं जीत जाएगा। In the entire country, this is a satyagraha for the truth, and truth does not need any protection from anybody. Truth is fearless. Truth does not get subjugated at the altar of autocracy or police atrocities. Modi government has imposed an undeclared emergency in the entire central Delhi area. Thousands. रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पर कहा, अंग्रेज नहीं दबा पाए तो आप क्या दबाएंगे। इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कहा है ईडी को बीजेपी का। राजीव रंजन है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। राजीव, सुरजेवाला को सुन रहे थे, काफी हमलावर नजर आए वो केंद्र सरकार पर। बिल्कुल आपने सही कहा सारिक, आप देख सकते हैं मैं कांग्रेस हेडक्वार्टर 24 सबको रोड के बाहर हूं और यहां देख सकते हैं कि यहां भी बाकायदा बैरिकेटिंग लगी हुई है और हमारे ठीक सामने बाएं और देखें तो ये जो रास्ता है जनपद मोतीलाल नेहरू मार्ग की ओर जाता है और यहीं सामने जो है करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ईडी का दफ्तर है। अगर आप इस तरफ देखें, दाईं और मेरी ओर देखें तो ये जो रास्ता है मानसिंह चौराहा जाता है। यहां से आगे बढ़ने पर आपको 3 बैरिकेटिंग लगेंगे, यानी यहां से जो बताया हमें गया है कि तकरीबन 200 के तकरीबन जो कांग्रेस के सांसद है, कार्य समिति के सदस्य, वो राहुल गांधी के साथ मार्च करेंगे और वो संभवतः जो सामने जो आपको बैरिकेटिंग दिख रहा है वहां तक उनको जाने दिया जाएगा, उससे आगे जाने नहीं दिया जाएगा। और जो कांग्रेस जो कार्यकर्ता है उनका ये कहना है कि जानबूझकर जो सत्याग्रह कर रहे हैं, जो विरोध मार्च निकाल रहे हैं, उसको विफल करने के लिए जो पूरा जो ये इलाके की बात करें, खासतौर से 24 तक रोड के इलाके की बात करें, एक कह सकते हैं कि घेराबंदी कर ली गई, बैरिकेटिंग लगा दी गई, 3-3, 4-4 बैरिकेटिंग लगाया गया है। हर जगह न केवल दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान को तैनात किया जा रहा है। आम लोग यहाँ पर कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। हर तरफ की घेराबंदी की गई ताकि अधिक से अधिक जो कार्यकर्ता नहीं पहुंचे। जो कार्यकर्ता अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं उनको बाकायदा पुलिस जो है पकड़कर जो है हिरासत में लेकर जो है थाने लेकर जा रही है। तो कह सकते हैं कि पुलिस की बाकायदा कोशिश है कि यहाँ पर अधिक लोग नहीं पहुंचे। कई जगहों पर नोटिस चिपकाए गए हैं कि धारा 144 लगाई गई है, यानी अधिक से अधिक यहाँ पर लोग जमा नहीं हो सकते हैं, प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। कांग्रेस का जो विरोध मार्चा राहुल गांधी के साथ जो जाने वाले थे उन सबको रोक दिया गया है। केवल 200 लोगों की इजाजत दी गई है नेताओं की। 200 नेता यहाँ पर जमा होंगे और उसके बाद ये सारे जो नेता हैं, आपको बता दें कि सामने जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं वहां तक उनको जाने की इजाजत है। इससे आगे किसी को नेता की जाने की इजाजत नहीं है। संभवतः यहां से जो है राहुल गांधी जो है उस सामने जो बैरिकेटिंग देख रहे हैं उससे आगे अकेले जाएंगे। जी राजीव, अभी रणदीप सुरजेवाला ये भी कहते हुए नजर आए कि हम सब जाएंगे और जो सत्य है वो जीतेगा। उन्होंने कहा कि जो केस है वो झूठा है। नेशनल हेराल्ड मामले में जो 90 करोड़ रुपए दिए थे कांग्रेस पार्टी ने, उसकी भी उन्होंने एक सफाई रखी। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और कांग्रेस का यही कहना है। और सामने जो पोस्टर अगर आप देखें तो जो आप सामने देखें राहुल गांधी का पोस्टर नजर आ रहा है, उसमें साफ तौर पर लिखा है सत्यमेव जयते और सामने यहाँ बैलून भी लगाया गया, आपको ऊपर नजर आ रहा होगा सत्यमेव जयते लिखा है। साफ तौर पर यह कहना है कि चूंकि राहुल गांधी बार बार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और यही वजह है कि उनको घेरने की कोशिश की गई। हमारे साथ सचिन जी, आप लोग क्या सरकार जो है यहाँ पे 144 लगा दी गई, उसके बावजूद मार्च में आप लोग जाएंगे? आप लोग? हम लोग अपनी बात को रखेंगे। जिस तरह परमिशन रोकी गई है वो गलत है। सिर्फ गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रखना चाहते थे, इसमें कुछ गलत नहीं था। हमने कोई भाषण नहीं देना था, कोई मंच नहीं लगाया था, सिर्फ एक पीस मार्च सत्याग्रह गांधीवादी तरीके से विरोध करना चाहते थे। उसकी परमिशन सरकार नहीं दे रही है, ये मैं समझता हूँ गलत है। लेकिन एजेंसीज पर जो अनावश्यक दबाव बनाकर विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाने का काम जो कर रही है सरकार, वो कभी कामयाब एकदम पूरा घेराबंदी कर लिया है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग। भाई हम देख रहे हैं ये कोई इतना ऐसा नहीं था कि परमिशन हमने मांगी कि कोई रैली निकालने के लिए, लेकिन मार्च हम कर सकते हैं। लोकतंत्र में अगर हम अपोज करना चाहते हैं तो उसको क्यों डिनाई किया जा रहा है? ये तो गलत बात है।
तो ये सचिन पायलट थे जिनका ये कहना है कि जानबूझकर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो न तो डरेंगे न तो झुकेंगे। कांग्रेस जो है बाकायदा यहाँ विरोध मार्च निकालेगी, जरूर राहुल गांधी के साथ निकलेंगी। और संभवतः जो मुझे जो जानकारी मिल पा रही है, सामने जो आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं वहां तक सारे नेता जो है राहुल गांधी के साथ जाएंगे और उसके बाद संभवतः राहुल गांधी अकेले ईडी दफ्तर जो एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर है, करीब यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर, वहां वो अकेले ही जाएंगे। जी राजीव, क्या वक्त का पता है कि राहुल कितने बजे पहुंचेंगे कांग्रेस मुख्यालय और कितने बजे उन्हें ईडी ऑफिस पहुंचना है? देखिए, अभी जो जानकारी मिल पा रही है 9:30 बजे के आसपास जो है राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे। राहुल गांधी के साथ में कांग्रेस के तमाम नेता, जितने सांसद है, करीब 80 के करीब सांसद है, कार्य समिति के नेता है और 200 लोगों को परमिशन दी गई है। केवल सांसद ही नहीं बल्कि 2 जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहां पहुंचेंगे, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत भी पहुंचेंगे, सचिन पायलट यहां पहुंच चुके हैं, जितने सांसद हैं यहां पर सब लोग पहुंचेंगे। और यहां जो बाकी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा है। करीब 200 की तादाद में जो सांसद जो हैं, जो नेता जो हैं वो राहुल गांधी के साथ जाएंगे और तकरीबन 10:30 बजे के आसपास राहुल गांधी जो है ईडी दफ्तर में पहुंचेंगे और ईडी के सवालों का जवाब देंगे। कांग्रेस की कोशिश है केवल यहां दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश भर के जो 25 ईडी के दफ्तर है वहां जो सत्याग्रह करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। कांग्रेस का यह कहना है कि जानबूझकर राहुल गांधी को और गांधी फैमिली को बदनाम करने के लिए जो सरकार जो है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इसका ये बाकायदा विरोध करते रहेंगे। जी राजीव, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस खबर पर, यानी ईडी में आज राहुल गांधी की पेशी है, इस पूरी खबर पर आपको दोबारा अपडेट्स देंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज ईडी के सामने पेशी होनी है। राहुल को आज सुबह करीब 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचना है। समन के विरोध में कांग्रेस ने दिल्ली समेत देश भर में आज प्रदर्शन का ऐलान किया। दिल्ली में कांग्रेस ने ईडी दफ्तर तक मार्च का ऐलान भी किया है, लेकिन इस मार्च के लिए पुलिस ने इजाजत नहीं दी। कांग्रेस ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन उसका संवैधानिक अधिकार है और वो हर हाल में मार्च निकालेंगे। दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग 25 ईडी दफ्तरों पर भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमा हुए पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा था, जिसके तहत राहुल आज पेश होंगे, जबकि सोनिया गांधी को खराब सेहत की वजह से पेशी के लिए 3 हफ्ते का वक्त मिला है। इस सब के बीच दिल्ली में ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई, साथ ही दिल्ली की सभी सीमाओं पर चेकिंग और बैरिकेटिंग भी की गई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विपिन उमरोड काके है जी। आज जिस तरीके से ईडी और सत्ता में बैठी हुई भाजपा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, हम बताना चाहते हैं कि ये गलत है। आज जो आपने जो केसेस बंद हो चुके हैं, आज जो केसेस आगे नहीं चल रहे हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? जब क्लीन चिटें मिल चुकी हैं नेशनल हेराल्ड केसेस के अंदर, तो आज ये क्या औचित्य है? आप क्या दिखाना चाहते हैं? पहले हिंदुस्तान के अंदर हाहाकार मचा रखा आपने, हिंदू मुस्लिम कर रखा है। आज हमारे राहुल गांधी राम रूपी को आप ईडी के दफ्तर में बुला रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं आपका उद्देश्य क्या है? आप स्पष्टीकरण करें। ईडी दफ्तर जाने से पहले हम बता देना चाहते हैं, राहुल गांधी हम आपके सिपाही आपके लिए खड़े हैं। आप अगर ईडी दफ्तर जितने टाइम रहेंगे उतने ही समय हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बाकी लोग पर जो है कांग्रेस के बैनर्स या इस तरह का लेकर के आए या यूनिफॉर्म्स वगैरह में आए हैं, पर आप तो मतलब भगवान को ही इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें, इसके पीछे भगवान को इन्वॉल्वमेंट। जब अत्याचार बढ़ता है तो कोई ना कोई दूत बन के आते हैं। आज हिंदुस्तान की जनता देख रही है, जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने त्याग दिया, बलिदान दिया, और आज वही उन्हीं पार्टी के साथियों को, उन्हीं के बच्चों को आज जो सत्ता में बैठे हुए रावण रूपी हैं, ये उनको अंदर करने की कोशिश करने में लगे हैं। उसी को दिखाने के लिए आए हैं हमें, क्योंकि जब अत्याचार बढ़ेगा कोई ना कोई रूप धारण करके आएगा। आप ईडी तक जो प्रोटेस्ट मार्च होगा उसमें शामिल होंगे? पूरे मार्च करेंगे? हम जब तक राहुल गांधी जी को ईडी दफ्तर से पूरी तरह से छूट नहीं दे दी जाती, उनको वहां से हटा नहीं जाता, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज ईडी के सामने पेशी होनी है। यह करीब 11 बजे होगी, जब राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे। समन के विरोध में कांग्रेस ने दिल्ली समेत देश भर में आज प्रदर्शन का ऐलान किया। वहीं पुलिस और प्रशासन इसे रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ईडी दफ्तर के अलावा कांग्रेस ऑफिस के बाहर भी धारा 144 लगा दी गई है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय पहुंच रहे हैं।
थोड़ी देर में राहुल गांधी भी अपनी बहन प्रियंका गांधी और बाकी नेताओं के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे। सुबह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, न झुकेंगे न दबेंगे, हम लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि है क्या ये ईडी केस तो मोदी सरकार ने 2014 में चालू किया और उन्हीं की सरकार ने बिना कोई प्रमाण मिले उसे समाप्त कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। दिग्विजय सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और सर ये सवाल होगा सबसे पहले मेरा कि ये लड़ाई किसके बीच है, आप किसके बात कर रहे हैं? राहुल गांधी वर्सेस कौन? तो दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 2014 से जब यह सरकार आई है तब से इस केस को जिंदा करने और कांग्रेस के टॉप नेतृत्व को परेशान और बदनाम करने की कोशिशें जारी। आज रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रंजीता रंजन जो है वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। वहां पे आप सम्मान दे रहे हैं, वो भी 7 साल के बाद, 60 साल के बाद आपने ईडी का तड़का दिया है। हम कानून को बिल्कुल मानते हैं, सम्मान करते हैं और बिल्कुल सीना तान के इन सारी चीजों का हम आगे जाकर अपने आप को कानून के हवाले करते हैं और हम सारे हिम्मत के साथ इस सम्मान को जाकर ईडी के दफ्तर के सामने पेश होना चाहते हैं। राहुल जी पेश होना चाह रहे हैं। आप जितने भी तरह से डराने की कोशिश कर लो, लेकिन आपका जो फेलियर है वो हम पूरे देश को बताएंगे। आपकी जो मंशा है देश को नफरत की आंधी में झोंकने की, महंगाई, आर्थिक मंदी और बेरोजगारी में झोंकने की, युवा आपसे रोजगार मांगता है, आप सड़कों पे उनको लाठी और डंडों के साथ नफरत फैलाने के लिए छोड़ देते हैं। ये आवाज तो कांग्रेस और राहुल गांधी जी, अध्यक्षता हमारी सोनिया गांधी जी, पूरा विपक्ष उठाता रहेगा। उससे आप हमें नहीं डरा सकते। आज की जो मार्च है उसका परमिशन नहीं दिया है पुलिस ने। देखिए अब सत्ता उनकी है, सड़कें उन्होंने खरीद कर रखी हुई हैं। आपको भी पता होगा आए दिन हर घंटे के बाद आपकी रोड ब्लॉक होती हैं, उनके बड़े बड़े वीवीआईपी जा रहे होते हैं। आज चूंकि समन है, क्या राहुल गांधी जी को आप समन में ईडी ऑफिस जाने से मना कर देंगे क्या? थैंक यू। मैम एक दिक्कत है जरा रंजीता रंजन को आप सुन रहे थे, कांग्रेस नेता। नीता शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। नीता, आप लंबे वक्त से सीबीआई और ईडी कवर करती रही हैं। कांग्रेस और उनके नेता ये सवाल पूछ रहे हैं कि 7 साल के बाद समन क्यों? 2014 के बाद इस केस को जिंदा किया गया। कांग्रेस की अपनी दलील है, अपनी सफाई है। जो अथॉरिटी है जिसे अब वो इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कह रही है ईडी को, बीजेपी की, क्या कुछ इस केस में है, क्या कुछ होना है, उस पर एक रोशनी डाल दें आप। शारिक, बेशक से ये जो केस है 2015 में बंद कर दिया गया था और ये दोबारा से शुरू किया गया है, लेकिन ईडी का कहना है कि जिस तरह से एजीएल ने यंग इंडिया में अपना जो इक्विटी है उसे ट्रांसफर किया था, जिसके कारण जो है मनी लॉन्ड्रिंग का उन्होंने इल्जाम लगाया है। साथ में उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि जो एजीएल के पास प्रॉपर्टीज थी, क्योंकि जब ये अखबार छपना बंद हो गया तो एजीएल ने अपनी प्रॉपर्टीज यंग इंडिया के नाम ट्रांसफर कर दी और यंग इंडिया जो है इन्हें रेंट कर रहा है। इनमें से एक प्रॉपर्टी जो है वो बहादुर शाह जफर मार्ग पर भी है, जो हेरल्ड हाउस है, जहां पे पासपोर्ट ऑफिस जो है फिलहाल चल रहा है। ईडी का ये भी आरोप है कि कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे पंचकुला हो या बाकी स्टेट्स में हो, जब कांग्रेस की सरकारें यहाँ पे थी तो उन्हें बहुत कम दामों पे इसलिए दी गई थी ताकि वहां से प्रिंटिंग हो, लेकिन क्योंकि प्रिंटिंग नहीं हो रही थी, ये जो प्रॉपर्टीज हैं कमर्शियली जो ये लोग हैं यूज कर रहे थे। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इसमें जो हैं वो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी थी उनकी। तो यही वजह है कि अब इन लोगों को एक एक करके बुलाया जा रहा है। आज राहुल गांधी की बारी है। मैं इस वक्त जहां पर खड़ी हुई हूं, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि पूरा का पूरा रोड जो है वो शारिक बंद कर दिया गया है। ये इसलिए बंद कर दिया गया, राजेश पायलट मार्ग है, वहां पे जहां पे आपको गाड़ी दिख रही है, वज्र गाड़ी जहां पे खड़ी हुई है, उसके अंदर जाके ईडी का दफ्तर है। बिल्कुल ये आसपास की जितनी भी पेरीफेरी की रोड्स हैं वो बंद कर दी गई हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस को इस बात का इल्म है कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस सपोर्टर्स जो हैं वहां पे घुसने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो 3 लेयर ऑफ बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। यहाँ पे ये डॉक्टर अब्दुल जे कलाम रोड 30 जनवरी मार्ग, जैसा अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये मैप है, ये जो पूरा राउंड अबाउट है
इसे पूरा बंद कर दिया गया है और यहाँ पे बैरिकेडिंग जो है वो 3-3 लेयरिंग की गई है, ताकि जो अगर कोई कांग्रेस के समर्थक यहाँ पर आना चाहें तो वो यहाँ पर ना पहुंच पाए। शारिक, शुक्रिया नीता, हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि भीड़ पथराव कर रही है और पुलिस वाले बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहां हुए जुमे के नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन और उसके बाद फैली हिंसा में 2 लोगों की मौत भी हुई थी गोलियां लगने से। मनीष कुमार हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष, ये तस्वीरें किस इलाके की हैं और उस वक्त कितनी चोटें आई पुलिस वालों को, या फिर सब बचकर निकलने में कामयाब रहे? सारिक, में पहले आपको बता दूं कि रांची का ये मेन रोड का इलाका है। फिलहाल यहाँ पर ये वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज्यादा उस दिन जो है हिंसक झड़पें हुई थी और फिलहाल जो है यहाँ पर आज इक्का दुक्का वाहन चल रहे हैं, लेकिन 1 बजे के बाद 1 बजे से लेकर 5 बजे तक इस इलाके में, मेन रोड के इस इलाके में जो है लोगों को दुकान खोलने की या सामान्य दिनों की तरह से जो है अपना व्यापार या आने जाने की अनुमति दी गई है। अन्य इलाकों में जनजीवन सामान्य है। पिछले 48 घंटों में कोई भी ऐसी रिपीटिशन नहीं हुआ है कि जिससे कि प्रशासन को लगे कि स्थिति नियंत्रण में नहीं है। अब शुक्रवार की जहां तक बात है, शुक्रवार को जो यहां पर हिंसक झड़प हुई थी उसके 2 कारण रहे। एक, जो अनुमति मांगी गई थी वो यह मांगा गया था कि यहाँ पर पुतला जलाया जाएगा, दुकानें बंद रखी जाएगी, लेकिन कोई प्रदर्शन किया जाएगा उसकी कोई अनुमति नहीं थी। और इसी के लिए जो भीड़ आया, जो मॉब आया और जो पुलिस वालों की संख्या थी उसमें उसका जो अनुपात था काफी कम था। बाद में उसी भीड़ में से लोगों ने पथराव जारी किया, जिसके कारण आपने देखा होगा कई पुलिस वालों के घायल होने के, यहाँ के एसएसपी को भी कुछ स्प्लिंटर लगे और उसके कारण उसके बाद जो है पुलिस ने जो है जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि इसके बारे में एक डिस्प्यूट है। जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि जो गोली लगी है वो पुलिस की गोली नहीं लगी है, वो कहीं और से आई है। पुलिस वालों का कहना है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें कुछ और सच है, लेकिन फिलहाल चूंकि कई सारे लोग अभी घायल हैं, कुछ की स्थिति गंभीर है, इसलिए पुलिस बहुत ज्यादा खुलकर बात नहीं कर रही है। जहां तक धरपकड़ का सवाल है तो मात्र 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सरकार के ऊपर जो उस दिन के उपद्रव में शामिल लोग थे उनको वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित कर तुरंत कार्रवाई करने का काफी ज्यादा विपक्ष की तरफ से दबाव है, लेकिन सरकार अब इस पूरे मामले में यहां पर फूक फूक कर कदम रख रही है। सारिक, शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो नया जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पत्थरबाजी के दौरान पुलिस वाले किस तरह से खुद को बचाकर वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रांची में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद उपद्रव हो गया था, गोलियां भी चली थी, पुलिस वालों को भी गोलियां लगी। एक लड़के को तो 6 गोलियां लगी, वो अस्पताल में 4 गोलियां उसकी निकाल दी गई। 2 लड़कों की जान भी चली गई थी।